Everyone, welcome to my learning journey, and today we are going to do the next part of the revision of operating system, जिसमें आज हम करने वाले हैं कंकरेंसी, थ्रेड एंड थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग, ये सब. सो स्टार्ट करते हैं कंकरेंसी से. इमेजिन करो कि तुम अपने लैपटॉप पर एक टाइम पर स्पॉटिफाई पे गाने भी सुन रहे हो, क्रोम पे यूट्यूब भी चला रहे हो, बैकग्राउंड में विंडोज़ अपडेट हो रही हैं और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी आ रही हैं. अब क्वेश्चन ये है कि क्या सीपीयू सच में ये सब एक टाइम पर कर रहा है? इसका आंसर है नहीं. इसका आंसर है ये है कॉन्करेंसी का कंसेप्ट. अब इसको समझते हैं और अच्छे से. बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो कंकरेंसी मीन्स डीलिंग विद मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम. इट डजेंट ऑलवेज मीन दे एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली. इंस्टेड द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस देम सो ऑल मेक प्रोग्रेस. ठीक है, सब एक साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन सब एक साथ नहीं हो रहे हैं. कंकरेंसी वो कंसेप्ट है. बहुत लोग क्या करते हैं ना, कंकरेंसी और पैरेललिज्म के को सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों कंसेप्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल टास्क प्रोग्रेस कर रहे हैं वो होती है कंकरेंसी, चाहे एक सीपीयू हो, 2 सीपीयू हो या 100 सीपीयू हो, डिफरेंस नहीं है. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि सभी टास्क को सीपीयू मिलता रहे. वहीं अगर मैं बात करूं कि पैरेललिज्म क्या होता है, तो पैरेललिज्म में मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट होते हैं एट द सेम टाइम, और कंकरेंसी में मल्टीपल टास्क सेम मतलब टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होते, कुछ कुछ प्रोग्रेस कर रहे होते हैं. ठीक है, पैरेललिज्म में मल्टी कोर सीपीयू की ज़रूरत होती है और कंकरेंसी में एक से भी पॉसिबल है. पैरेललिज्म में रियल साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन होता है और कंटेक्स्ट स्विचिंग में सिर्फ लगता है, मतलब उसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है कंकरेंसी में, जिससे कि हमें लगता है वो इतनी फास्ट होती है जिससे हमें लगता है कि साइमल्टेनियसली हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा होता. ठीक है, पैरेललिज्म फोकस करता है एग्जीक्यूशन स्पीड पे, वहीं कंकरेंसी फोकस करती है टास्क मैनेजमेंट पे. ओके, उसके बाद आते हैं हम कि कंकरेंसी काम कैसे करती है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर कह रही हूँ मैं, एक कंपोनेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है शेड्यूलर. शेड्यूलर डिसाइड करता है कि टास्क 1 को कितना टाइम मिलेगा, बी को कितना टाइम मिलेगा, सी को कितना टाइम मिलेगा, कौन पहले चलेगा कौन बाद में चलेगा. यूज़र को लगता है कि सब एक साथ चल रहा है, एक्चुअली सीपीयू बहुत फास्ट स्विच कर रहा होता है इन सब के बीच में. ठीक है, उसके बाद आता है सिंगल कोर सीपीयू. सपोज सिर्फ एक सीपीयू है कि सीपीयू के अंदर आप ब्राउज़र भी खोल रखा है, म्यूज़िक भी, व्हाट्सएप भी, डाउनलोड भी चल रहा है और मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं. सीपीयू कॉन्टीन्यूसली स्विच करता है, इसलिए हमें लगता है कि हर सारी जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चल रही है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है, ये होती है कॉन्करेंसी. वहीं बात करूँ मल्टी कोर सीपीयू की, तो मान लो कि हमारे पास 4 कोर है, तो पहले पे ब्राउज़र चल रहा है, दूसरे पे म्यूज़िक, तीसरे पे डाउनलोड, चौथे पे कोई गेम चला रखा है. अब एक्चुअल साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पर, या इसे कहते हैं पैरेललिज्म. हमें ज़रूरत क्या है कंकरेंसी की? बिना कंकरेंसी के एक बार के लिए इमेजिन करो कि ब्राउज़र तब खोला तो डाउनलोड स्टार्ट कर दिया, तो अब ब्राउज़र फ्रीज़ हो गया, अब आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते अगर कंकरेंसी नहीं होती तो. ठीक है, क्योंकि एक ही टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है. कंकरेंसी की वजह से जो हमारा यूज़र इंटरफेस है वो रिस्पॉन्सिव रहता है और बैकग्राउंड टास्क कंटिन्यू रहते हैं, डाउनलोड स्टॉप नहीं होता और म्यूज़िक प्ले होता रहता है. इसके एडवांटेज क्या है कि इससे सीपीयू यूटिलाइजेशन बेटर होता है और रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि एप्लीकेशन हैंग नहीं होती. फास्टर यूज़र एक्सपीरियंस होता है, यूज़र को लगता है कि सारी चीज़ें इंस्टेंटली हो रही हैं. चौथा है कि बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सीपीयू का, मेमोरी का, इनपुट आउटपुट हर चीज़ का एफिशिएंटली यूज़ होता है. पर इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे कंकरेंसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं. रेस कंडीशन, डेडलॉक, स्टारवेशन, सिंक्रोनाइजेशन इशू, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ थ्रेड. इमेजिन करो कि तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में असाइनमेंट टाइप कर रहे हो, लेकिन एक ही टाइम पर ऑटो सेव भी हो रहा है, स्पेल चेक भी हो रहा है, ग्रामर चेक भी हो रही है, फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो रही है, कर्सर भी ब्लिंक कर रहा है. क्या ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं? नहीं, ये सब एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स की वजह से हो रहा है. थ्रेड इज़ लाइक अ सब प्रोसेस ऑफ अ प्रोसेस. ठीक है, तो थ्रेड है क्या, इसके डेफिनेशन क्या है? अ थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस. It is an independent path of execution that shares the resources of its parent process while maintaining its own execution state. थ्रेड किसी प्रोसेस के अंदर चलने वाला एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ होता है. थ्रेड एक वर्कर है जो प्रोसेस के अंदर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. उसके बाद डिफरेंस देखें हम प्रोसेस और थ्रेड के बीच में, तो सोचो कि एक रेस्टोरेंट है एक प्रोसेस. रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ़, वेटर, कैशियर, ये सब मिलकर रेस्टोरेंट चलाते हैं. तो यहाँ पे रेस्टोरेंट प्रोसेस था, तो ये लोग क्या हुए? थ्रेड्स हुए. सब एक ही रेस्टोरेंट के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं. इसी तरह एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं.
अब बात आती है कि थ्रेड्स को लाइट वेट प्रोसेस बोला जाता है, ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि थ्रेड के पास अपनी प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, स्टैक होती है, लेकिन ये कोड, डेटा, हीप एंड ओपन फाइल्स को प्रोसेस के साथ शेयर करता है। इसी को लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि उसके पास अपना मोस्टली सब कुछ होता है। प्रोग्राम काउंटर हो गया, रजिस्टर्स हो गया, स्टैक हो गया, ठीक है। प्रोसेस का मेमोरी लेआउट क्या होता है कि प्रोसेस के अंदर आपको कोड सेगमेंट शेयर्ड होता है, डेटा सेगमेंट शेयर्ड होता है, हीप शेयर्ड होता है, ओपन फाइल शेयर्ड होता है। वहीं थ्रेड की बात करें तो उसके पास अपना खुद का स्टैक, रजिस्टर, पीसी सब होता है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं थ्रेड के? हर थ्रेड के पास अपना कोई कंपोनेंट होता है, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर हो गया, ये बताता है कि थ्रेड की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। हर थ्रेड के पास अपना प्रोग्राम काउंटर अलग होता है। रजिस्टर्स की बात करें तो पर एक थ्रेड के पास सेम होगा, ठीक है। रजिस्टर्स की बात करें तो सीपीयू टेम्परेरी कैलकुलेशन रजिस्टर्स में स्टोर करता है, इस बात को हम अच्छे से जानते हैं। हर थ्रेड का अपना रजिस्टर होता है। स्टैक की बात करें तो फंक्शन कॉल्स, लोकल वेरिएबल्स और रिटर्न एड्रेसेस स्टैक में स्टोर होते हैं, ये भी हम जानते हैं। और हर थ्रेड की अपनी स्टैक होती है। तो 3 मेन चीज़ें उसकी होती है, स्टैक, प्रोग्राम काउंटर एंड रजिस्टर्स। थ्रेड्स शेयर क्या करते हैं? एक ही प्रोसेस के सब थ्रेड्स शेयर करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सारे ही थ्रेड्स, एक प्रोसेस है उसके जो सब थ्रेड्स है वो आपस में अपना कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट जिसको ग्लोबल वेरिएबल्स कह देते हैं, हीप मेमोरी, ओपन फाइल्स, प्रोसेस रिसोर्सेज, ये सब शेयर करते हैं। और क्या शेयर नहीं करते? सबका जो अपना अलग अलग होता है, दैट इज़ द प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, स्टैक, एग्जीक्यूशन स्टेट, वो अपने अपने अंदर शेयर करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि दूसरे सब थ्रेड्स के अंदर भी शेयर करेंगे। उसके बाद होता है कि हमें थ्रेड्स की ज़रूरत ही क्या है। मान लो कि तुमने ब्राउज़र में सिर्फ एक थ्रेड होता है ना, तो तुम यूट्यूब वीडियो चला रहे होते, अगर फाइल डाउनलोड स्टार्ट हो जाए तो वीडियो फ्रीज हो जाती, ब्राउज़र हैंग हो जाता, यूआई रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड हेल्प करते हैं ये बहुत सारे कामों के साथ करने में। एक थ्रेड से आप इसको स्मूथली नहीं चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड्स के ऊपर। सबसे पहले रिस्पॉन्सिवनेस, एप्लीकेशन हैंग नहीं होती, वीडियो एडिटिंग के टाइम पे यूआई स्टिल रिस्पॉन्सिव रहता है। रिसोर्स शेयरिंग, थ्रेड सेम मेमोरी शेयर करता है, इसीलिए कम्युनिकेशन फास्ट होती है। अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या चीज़ें शेयर करते हैं, दैट इज़ द कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, हीप मेमोरी, ओपन फाइल्स, प्रोसेस रिसोर्सेज, ओके। नेक्स्ट इज़ आर इकोनॉमी। थ्रेड्स जो होते हैं, नया प्रोसेस बनाना एक्सपेंसिव होता है थोड़ा, तो थ्रेड्स बनाना चीप होता है, इसीलिए लेस मेमोरी, लेस सीपीयू ओवरहेड। नेक्स्ट इज बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू आइडल नहीं रहता, जब एक थ्रेड इनपुट आउटपुट वेट में होता है तो दूसरा एग्जीक्यूट हो सकता है। बेटर परफॉर्मेंस और मल्टी कोर सीपीयूज, अलग अलग कोर पर डिफरेंट थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। ये जब आती है ये वाली, जब कोर्स ज़्यादा हो हमारे पास। इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं, जैसे कि रेस कंडीशन, डेडलॉक, सिंक्रोनाइजेशन इशू। तो रेस कंडीशन जो होती है ना, 2 थ्रेड्स सेम वेरिएबल को एक ही टाइम पर मॉडिफाई करते हैं, जिसका रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, ठीक है, दैट इज़ द रेस कंडीशन। डेडलॉक क्या होता है? 2 या ज़्यादा थ्रेड्स एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन रुक जाता है उस वजह से। सिंक्रोनाइजेशन इशू में शेयर डेटा को सेफली एक्सेस करना पड़ता है, इसके लिए लॉक्स, म्यूटेक्स, सेमाफोर्स यूज़ किए जाते हैं। इनके बारे में हम डेप्थ में आगे पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास थ्रेड शेड्यूलिंग। इमेजिन करो कि एक कंप्यूटर में एक टाइम पर ये थ्रेड्स रेडी हैं, म्यूज़िक प्लेयर थ्रेड, ब्राउज़र थ्रेड, डाउनलोड थ्रेड, MS वर्ड थ्रेड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि CPU पहले किस थ्रेड को एग्जीक्यूट करेगा? क्या सब एक साथ चलेंगे? क्या कोई ऑर्डर होगा? या डिसाइड जो करता है दैट इज़ द थ्रेड शेड्यूलिंग। ऐसे ही सेम होता था प्रोसेस शेड्यूलिंग में। अब थ्रेड शेड्यूलिंग की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच थ्रेड विल एग्जीक्यूट ऑन द CPU फॉर हाउ लॉन्ग एंड इन व्हाट ऑर्डर, ठीक है। जब मल्टीपल थ्रेड्स रेडी स्टेट में होते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड पहले चलेगा, कितनी देर चलेगा, कब उसे CPU से हटाकर दूसरे थ्रेड को चांस दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को थ्रेड शेड्यूलिंग कह देते हैं। वाई डू वी नीड इट? सपोज CPU के पास एक ही कोर है, रेडी क्यू में 5 थ्रेड हैं, एक टाइम पर CPU सिर्फ एक थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। अब क्वेश्चन है कि कौन पहले चलेगा? इस डिसीजन के लिए शेड्यूलर यूज़ होता है, इसीलिए ही ये इम्पोर्टेंट है।
और ये परफॉर्म कौन करता है थ्रेड शेड्यूलिंग? दैट्स आंसर इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलर। शेड्यूलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करता है कि कौन रेडी है, कौन वेटिंग में है, कौन थ्रेड की प्रायोरिटी ज़्यादा रखता है, कौन सा थ्रेड जो है ज़्यादा सीपीयू यूज़ कर रहा है, उसके बाद शेड्यूलिंग होती है। ये वर्क कैसे करती है? सबसे पहला स्टेप होता है मल्टीपल थ्रेड्स रेडी क्यू में आते हैं, शेड्यूलर क्यू को चेक करता है। स्टेप 3 में क्या होता है? शेड्यूलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करता है कि भाई प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लगानी है, राउंड रॉबिन लगानी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगानी है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट लगानी है, कौन सी लगानी है, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। फिर आता है कि चौथा स्टेप वो करता है, जो सिलेक्टेड थ्रेड होता है सीपीयू को वो मिल जाता है जो उसने उस प्रायोरिटी के हिसाब से सिलेक्ट किया। एंड इन द स्टेप 5 टाइम स्लाइस ख़त्म होने पर या थ्रेड इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करे तो सीपीयू दूसरे थ्रेड को दे दिया जाता है। अब टाइम स्लाइस क्या है? इट्स सेम लाइक द टाइम क्वांटम विच वी हैव रेड अर्लियर और स्टडीड अर्लियर, वट एवर वी कैन से। ये सीपीयू को एक फिक्स टाइम होता है जो किसी थ्रेड को दिया जाता है, हर थ्रेड को उतने टाइम के बाद अपनी बारी मिल जाएगी। थ्रेड प्रायोरिटी क्या होती है? हर थ्रेड की प्रायोरिटी होती है, जैसे कि मान लो मैंने ए की प्रायोरिटी दे दी 10, बी की दे दी 5, सी की दे दी 1। अगर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज़ हो रही है तो थ्रेड ए सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ए की 10 है, सबसे ज़्यादा है। ओके, थ्रेड स्टेट ड्यूरिंग शेड्यूलिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो न्यू होती है, रेडी होती है, रनिंग, वेटिंग, रेडी, ये सेम उसकी तरह प्रोसेस की तरह है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर थ्रेड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें आती है सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट हुआ, सिंपल है लेकिन लॉन्ग वेटिंग हो सकती है। सेकंड राउंड रॉबिन, हर थ्रेड को इक्वल टाइम मिलता है, सबसे कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। थर्ड होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, हर प्रायोरिटी थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा। जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट वाले में देखें तो जो थ्रेड जल्दी कंप्लीट होगा उसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, डज ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल प्रोसेसेस और थ्रेड्स? ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल क्या करता है? प्रोसेसेस या थ्रेड्स? जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये मोस्टली थ्रेड शेड्यूल करते हैं, प्रोसेस को नहीं करते। प्रोसेस एक रिसोर्स कंटेनर होता है, एग्जीक्यूशन थ्रेड करता है, ठीक है, वो सिर्फ रिसोर्स कंटेन करता है। एग्जीक्यूट कौन करता है? थ्रेड करता है। इसकी एडवांटेज क्या है? फेयर सीपीयू एलोकेशन, कि सबको फेयर सीपीयू एलोकेशन मिलेगा, बेटर यूटिलाइजेशन होगा उसका, बेटर रिस्पॉन्स टाइम होगा, मल्टीटास्किंग पॉसिबल होगी, बेटर यूज़र एक्सपीरियंस होगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है टॉपिक थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, अब इमेजिन करो कि तुम एग्ज़ाम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, अचानक तुम्हारे फ़ोन पर एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है, तुम क्या करते हो? बुक में बुकमार्क लगा देते हो और कॉल रिसीव करते हो, कॉल ख़त्म होने के बाद वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हो। तुम्हें अपनी करंट स्टेट सेव करी, तुम कहाँ से पढ़ रहे थे, दूसरा काम किया और फिर वापस पहले से कंटिन्यू किया। कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं कंटेक्स्ट को स्विच कर लेना। वैसे हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, बस अब इसको थ्रेड के मामले में पढ़ रहे हैं। कंटेक्स्ट क्या होता है? इट इज़ अ थ्रेड या प्रोसेस की करंट एग्जीक्यूशन स्टेट। ओके, इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे सीपीयू बाद में उसी पॉइंट से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर सकता है। क्या क्या होती हैं? प्रोग्राम काउंटर, नेक्स्ट वाली, सीपीयू रजिस्टर्स, स्टैक पॉइंटर, थ्रेड स्टेट वेदर इट इज़ रनिंग, रेडी और वेटिंग, ये सेव हो जाती है। थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम सेव्स द एग्जीक्यूशन स्टेट ऑफ द करंटली रनिंग थ्रेड एंड रीस्टोर्स द एग्जीक्यूशन स्टेट ऑफ अनदर थ्रेड बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस। ओके, जब सीपीयू एक थ्रेड को रोककर उसी प्रोसेस की दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट करता है उसे हम कह देते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, और फिर बाद में उसको कंप्लीट होने के बाद वापस पहले वाले पे आ जाता है। इसकी ज़रूरत क्या है? सपोज करो कि एक प्रोसेस के अंदर 3 थ्रेड्स हैं, ए बी सी। ए इज़ वीडियो प्लेइंग, बी इज़ डाउनलोडिंग एंड सी इज़ यूज़र इंटरफेस, और सिस्टम में सिर्फ एक सीपीयू को हो रहा है, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी। एक टाइम पर सारे थ्रेड्स तो एग्जीक्यूट हो नहीं सकते, लेकिन यूज़र को लगता है कि तीनों एक टाइम पे चल रहे हैं। इसका रीज़न क्या होता है? थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग की वजह से वो इतनी फास्ट हो रही होती है। हाउ थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग वर्क्स, लेट अंडरस्टैंड दिस विद अ एग्जाम्पल। इनिशियल स्टेट में आपका सीपीयू थ्रेड 1 को रन कर रहा था, अब थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन नंबर पे 150 था, रजिस्टर में उसकी करंट कैलकुलेशन को स्टोर कर दिया गया, स्टैक में फंक्शन स्टोर कर दिया गया, फिर इंटरप्ट 1 अकर हुआ कि सडनली टाइम स्लाइस ख़त्म हो गया है। अब थ्रेड ए ऐसा तो हो सकता है कि इसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कर दी, या फिर हो सकता है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी थ्रेड आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि थ्रेड बी को सीपीयू देना है या नहीं देना है। अब वो दे देगा उसको क्योंकि उसका टाइम स्लाइस ख़त्म हो गया। फिर आता है सेव करंट कंटेक्स्ट, तो क्या करेगा? जो थ्रेड ए था उसका कंटेक्स्ट को वहीं सेव कर देगा।
उसमें क्या सेव होता है कि प्रोग्राम काउंटर, मैंने क्या बोला, वो 150 पे था तो वो 150 पे रहेगा। CPU रजिस्टर्स उसके अंदर 20, 40, 500 है मान लो, वहीं रहेंगे। स्टैक पॉइंटर करंट स्टेट लोकेशन उसकी सेव कर देगा। थ्रेड स्टेट कैसी थी, रनिंग से रेडी पे चला गया, वो सेव कर देगा। ये सब थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक में सेव होते हैं। अब जैसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक था, जैसे थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक है, ठीक है। फिर वो अनदर थ्रेड सिलेक्ट करेगा, बी सिलेक्ट करेगा कि अब वो चेक करेगा ना कि इसको आ सकता है नहीं आ सकता। शेड्यूलर डिसाइड करता है कि थ्रेड बी को एग्जीक्यूट करना है। फिर लोड न्यू कंटेक्स्ट, अब थ्रेड बी की सेव्ड इन्फॉर्मेशन टीसीबी में लोड होती है, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, मान लो PC 500 रजिस्टर्स, R1 R2 की जो भी वैल्यू होती है, स्टैक पॉइंटर, CPU ये सब रिस्टोर करता है। कंटिन्यू एग्जीक्यूशन करता है। फिर अब CPU एग्जैक्टली वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा जो थ्रेड बी पहले रुका था, ठीक है। थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग इसको कहते हैं बेसिकली, कि कैसे ये प्रोसेस हुआ। व्हाट इज सेव ड्यूरिंग द कंटेक्स्ट स्विचिंग, प्रोग्राम काउंटर हमने देखा, रजिस्टर्स देखे, स्टैक पॉइंटर देखा और थ्रेड की स्टेट देखी। एंड व्हाट इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द थ्रेड स्विचिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंस दोनों थ्रेड सेम प्रोसेस के हैं, इसीलिए ये रिसोर्स ऑलरेडी शेयर्ड होते हैं, इसलिए इन्हें स्विच नहीं करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि वे सेम प्रोसेस के होते हैं। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, हीप मेमोरी, ओपन फाइल्स, एड्रेस स्पेस। वाई मेमोरी एड्रेस स्पेस डजंट चेंज, क्योंकि मान लो प्रोसेस 1 है, उसके अंदर 3 प्रोसेस हैं, तीनों सेम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, कोड, डेटा, हीप सेम है, तो मेमोरी मैपिंग चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी वजह से थ्रेड स्विचिंग इज़ फास्टर, ओके। और इसीलिए मेमोरी जो एड्रेस होता है, जो एड्रेस स्पेस होता है, वो चेंज नहीं होता। अब थ्रेड स्विचिंग फास्टर क्यों है प्रोसेस स्विचिंग से, इसका सबसे मेन रीज़न ये क्या है, ये स्विच होता है प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर और स्टैक, मेमोरी एड्रेस स्पेस सेम रहता है, मेमोरी एड्रेस स्पेस सेम रहता है, जैसे कि टाइम कम लगता है। और प्रोसेस स्विचिंग में क्या क्या स्विच होता है, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, स्टैक, मेमोरी एड्रेस स्पेस, पेज टेबल, वर्चुअल मेमोरी मैपिंग, CPU कैश ऑफन बिकम लेस यूजफुल, बहुत ज़्यादा ओवरहेड होता है। कंपैरिजन देखूँ तो उसमें PCB यूज़ होता है, थ्रेड में TCB यूज़ होता है। उसमें मेमोरी एड्रेस स्पेस चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता है, वो स्लो होता है, ये फास्ट होता है। उसमें ज़्यादा ओवरहेड होते हैं, इसमें कम ओवरहेड होते हैं। उसमें कैश इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, इसमें कैश इम्पैक्ट कम होता है। अब व्हाट इज़ TCB, जो अपना थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक है, ये है क्या। TCB इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू थ्रेड्स। ये स्टोर करता है थ्रेड की ID, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, थ्रेड स्टेट, प्रायोरिटी, शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब आप कह सकते हो इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द थ्रेड, एज द PCB वॉज द आइडेंटिटी कार्ड फॉर द प्रोसेस, ओके। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।